जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अपना जो ज्योमेट्री में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो लास्ट के सेशन में मैंने आपको बताया था, वो क्वाड्रिलेटरल का जो 5वां कॉन्सेप्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का बेसिक कंप्लीट हो गया। ट्रेपेजियम से रिलेटेड जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिया गया है। आपको कॉन्सेप्ट भी बताया गया है, कॉन्सेप्ट का डायग्राम भी बताया गया है, उसका हर एक की पॉइंट को भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से किस लैंग्वेज के किस डाटा के क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवाया है। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को नोट किया होगा, उसका रिवीजन किया होगा और उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी किया होगा। आज के सेशन में जो ट्रेपेजियम है उसके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे, जो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। यानी कि आपको सारे के सारे जो ट्रेपेजियम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे वो कंप्लीट करा दिए गए हैं। उन सभी कॉन्सेप्टों से अब मिसलेनियस क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं उन्हीं कॉन्सेप्टों से दो या दो से ज्यादा कॉन्सेप्टों को मिसलेनियस करके एक क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है, जो क्वेश्चन आपका मेंस लेवल का हो जाता है। यानी कि प्री लेवल की जो आपकी तैयारी थी क्वाड्रिलेटरल के जो 5वें कॉन्सेप्ट ट्रेपेजियम से, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां से जो आपकी तैयारी है वो मेंस लेवल की है। यानी कि अब आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे वो मेंस में पूछे गए क्वेश्चन होंगे और आपको आगे कैसे मेंस में क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। तो आज के सेशन में अपन देखेंगे कि लास्ट ईयर में जो पूछे गए हैं मेंस लेवल के जो क्वेश्चन है, जो ट्रेपेजियम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, जो सबलम चतुर्भुज से रिलेटेड थे, अब आज ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कल के सेशन में ट्रेपेजियम से जो नेक्स्ट टॉप लेवल के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, जो आगे क्रिएट हो सकते हैं जो मैथ्स लेवल के, उन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन को करना है लास्ट ईयर में जो आए क्वेश्चन है उनका, क्योंकि अपन का एक बे क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन पर जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वो कैसे होते हैं। मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं। ये अपनी जो स्लाइड है, यहां तक अपनी जो स्लाइड है वो 84 नंबर की स्लाइड है। यानी कि आप कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके 84 पेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप मान सकते हो लगभग 60+ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो चुके हैं, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट पर आपको 5 से 10 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की है। क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग डाटा से आपको क्वेश्चन के अंदर के कॉन्सेप्ट को कैसे पहचानना है, बहुत अच्छे से मैंने बेस्ट तरीके से अप्रोच आपके अंदर डेवलप की है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैंने जो लास्ट का सेशन हुआ था उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था कि आपको इस पर थोड़ा मेहनत करनी है, इसको आपको सर्च करना है कि इसका ऑथेंटिक जो प्रूफ है वो क्या है, ये कैसे सेटिस्फाई हो गया। उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा, अगर नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इनको अगर आप बहुत अच्छे से माइंड में लेके चलो, उनको एक तरीके से सोचो कि ये कैसे सेटिस्फाई हो गया, तो आपको अपने अंदर ऐसे इमोशंस आते हैं कि मुझे खुद से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करना चाहिए। और जब आप खुद से कुछ करने की कोशिश करोगे तो बेसिक सी बात है कि आप बहुत कुछ कर जाओगे। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को जरूर ढूंढा करो। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन ऐसे फंसे तो उसको कमेंट बॉक्स में बताया करो, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसका पूरा प्रूफ बताऊंगा। आपने इसका ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताया कि आपको इसका जो सेटिस्फैक्शन है या उसका जो ये कैसे सेटिस्फाई हो गया, ये इसका आपने कुछ जवाब नहीं दिया। तो आज भी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चनों को मुझे भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है या आपको समझने की जरूरत है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाया जाएगा, इसको बहुत बिग प्रूफ के साथ समझाया भी जाएगा। उसके साथ साथ मैंने आपको जो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड से रिलेटेड कहा था कि आपको रिवीजन करना है, उनके कॉन्सेप्टों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको कमेंट में करना है। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंटों के क्या होता है, जब मैंने ये वर्क आपको स्टार्ट किया था तब हर एक स्टूडेंट बहुत मन से, लगन से, बहुत इंटरेस्टेड तरीके से स्टार्टिंग के 1-2 सेशन में उसने बहुत अच्छे से किया है। जैसे जैसे सेशन बढ़ते जा रहे हैं तो उसका रिवीजन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, पहले उसने अच्छे से किया, मतलब पूरा टॉप लेवल तक गया, फिर उसके बाद उसका धीरे धीरे लेवल कम होता गया। और यही होता है
एक स्टूडेंट का सिलेक्शन ना होना, इस तरीके से करता है। अब आप यहाँ पर सोचो, आपका ये जो ग्राफ है नीचे की ओर जा रहा है, जबकि जाना कैसे चाहिए था, आपका यहाँ से ऐसे एवरेज बनना चाहिए था ऊपर की ओर। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आपको सिलेक्शन लेना है या सिलेक्शन नहीं लेना है। आप पर ज्यादा प्रेशर डालेंगे, आप पढ़ाई को छोड़ दोगे, उससे आपका नुकसान होगा। लेकिन मैं तो आपसे कहता हूं कि आप एक रिदम के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस के साथ, पेशेंस के साथ मेहनत करते रहो, सिलेक्शन 100% होगा। अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई की है कि पहले दिन आपने बहुत अच्छे से दिखाया कि मैंने पूरा का पूरा रिवाइज किया, पूरा का पूरा कमेंट भी किया, और नेक्स्ट दिन आपने एक कम किया, फिर उसके बाद और कम करते गए, और आप आज आ गए आप 0 पे, आज आ गए आप 0 पे, तो इसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, ना ही आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो एक रिदम के साथ पढ़िए, और आप अपने ग्राफ को डेली टू डेली आगे इंक्रीज कीजिए, ना कि डाउन कीजिए। डाउन करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत डाउन हो जाएगा, और अगर आप अपने ग्राफ को हर एक दिन इंक्रीज करोगे तो आप एक टॉप लेवल पर पहुंच जाओगे। ठीक है, ये उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से करोगे। तो अभी जो आपने ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के जो कॉन्सेप्ट है, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं किया है, ना ही उनको कमेंट में किया है, तो सबसे पहले वो उनको उस कमेंट में करेंगे, रिवाइज करेंगे। और मैं कमेंट में करने के लिए इसलिए बोलता हूं कि जिससे मुझे पता चले कि आप रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और इसमें आपका एक बेनिफिट और है कि आप एक बार कॉपी से रिवीजन करोगे, फिर उसको कमेंट में करोगे, तो आपको टाइप करना पड़ेगा, और जब एक कॉन्सेप्ट को आप टाइप करते हो तो आपके माइंड में कुछ की पॉइंट क्या करेंगे, सर्कुलेट होंगे। जब आपके की पॉइंट वो आंसर देंगे टाइप करने के लिए, तो ऑटोमेटिक आपका जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगा। ठीक है, इस अप्रोच से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन पता नहीं आप लोगों ने पहले दिन बहुत अच्छे से इंटरेस्ट दिखाया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आप नीचे आ गए, जबकि जाना आपको ऊपर चाहिए था। ठीक है, तो समझ गए होंगे, उम्मीद है बहुत अच्छे से आप अपना बैठ करोगे, क्योंकि देखो आप मेहनत से पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन होगा, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। ठीक है, इससे किसी दूसरे को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि आप जितना कमा रहे हो वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। आप जितना कमा रहे हो आपकी ही उसमें जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप दूसरों को क्या दोगे। तो सबसे पहले आप ये माइंड में डाल लीजिए कि जो आप करना चाहते हो वो केवल और केवल आप खुद के लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए कुछ नहीं है। तो आप जब खुद अपने लिए कर रहे हो तो उसके लिए जितनी मेहनत आपको करना पड़े वो पूरी मेहनत आप कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये यहां तक अपना हो गया था, अब अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को बहुत इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है मेंस लेवल के क्वेश्चन है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको जितने शानदार तरीके से लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ोगे उतनी अच्छे से ये समझ में आएगा। आपको लैंग्वेज को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ना है जिससे आपको समझ में आ जाए। कैसे, यहां पर देखो, यहां बोला गया है कि इन द गिवन फिगर पी आर एंड एस टी, क्या है, पी आर और एस टी, पी आर और एस टी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो पी आर है और एस टी है एक दूसरे, कौन सी लाइन, आर के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। देखो ये लिखा है आर के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। आगे देखो, पी क्यू पासिस थ्रू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, पी क्यू सर्कल से होकर जाए, ये क्या है, इस सर्कल का सेंटर से होकर जाती है, कौन सी लाइन, ये कंप्लीट पी क्यू। ठीक है, आगे देखो, ओ हुज डायमीटर, ये डायमीटर से होकर जाती है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 10, यानी कि ये जो सर्कल है कंप्लीट, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ पी आर इज 9, पी आर की जो लेंथ है वो कितनी है, 9 है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ एस टी, आपको इस एस टी की लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डाटा को डिनोट करेंगे जहां पर बोला गया है। सबसे पहले उसने बोला है कि आर क्यू आपकी एक टेंजेंट है, यानी स्पर्शरेखा है, तो यहां पर ओ एम क्या हो जाएगी, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर, क्योंकि जो स्पर्शरेखा पर होती है, जैसे अगर कोई ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और ये आपकी टेंजेंट है, तो सर्कल से के सेंटर से अगर आप इस टेंजेंट पर कोई लाइन खींचते हो तो वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आ गया एक चीज। दूसरी चीज उसने बोला है कि पी आर आर के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये आपकी 90 डिग्री पर है, और एस टी भी आपकी परपेंडिकुलर है। तो
दो साइड उसने बोली थी ना कि एस पी आर और एस टी किस पर परपेंडिकुलर है, क्यू आर पर। आगे देखो, बहुत ध्यान से देखो, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन इनको पढ़ने में आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी इसको सॉल्व कर पाओगे। आगे देखो, उसने कहा है कि आपका जो व्यास है सर्कल का वो कितना है, 10 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5। पीओ की लेंथ भी 5 होगी और ओ एस की लेंथ भी 5 होगी। यहां से ओ से एम की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आया। आगे देखो, आगे देखो, ये पी आर की जो लेंथ है वो कितनी है, 9, ये आपकी 9 हो गई। ठीक है, आपसे उसने पूछा क्या है, आपसे उसने पूछा है एच टी की लेंथ, ये वाली लेंथ उसने पूछी है आपसे, कैसे लिख देते हैं। तो क्या आपको कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ पर डायग्राम आपको समझ में नहीं आया। ये जो डायग्राम आपका बनाया है, कौन सा, ये जो डायग्राम है, क्या आपका एक ट्रिपेजियम नहीं बन गया, ये आपका एक ट्रिपेजियम नहीं बन गया, ये आपका एक सबलम चतुर्भुज नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया आपका एक सबलम चतुर्भुज। और इस सबलम चतुर्भुज में आप देखोगे कि ये ओ क्या है, मिड पॉइंट, ये ओ क्या है, मिड पॉइंट, ये जो ओ है पी एस का क्या है, मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी क्या होगा, आपका मिड पॉइंट। और मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको कि कोई एक ऐसा ट्रेपेजियम बनाया जाए, कोई एक ऐसा ट्रेपेजियम बनाया जाए कि जो ट्रेपेजियम की जो पैरेलल लाइन है उसके पैरेलल अगर कोई तीसरी लाइन खींची जाए, जैसे ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी कि नहीं होंगी। अगर ये तीनों परपेंडिकुलर हैं तो ये पैरेलल भी होंगी, समांतर होंगी कि नहीं होंगी। तो आप यहाँ पर देखो, इनका अगर रेशियो होगा तो 1:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो तीसरी लाइन आपने पैरेलल खींची, इसकी लाइन क्या होती है, ओ एम की जो यहाँ पर जो लेंथ होगी वो क्या होगी, पी आर, यानी पी आर की लेंथ क्या है, 9, और मान लीजिए ये लेंथ आपकी है एक्स, इसका क्या होगी, एवरेज। ओ एम आपकी है कितनी, 5, 5 का गुणा यहाँ होगा तो कितना हो जाएगा आपका 10, बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स, 9 इस तरफ आएगा तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एच टी यानी एक्स की वैल्यू उसने पूछी थी आपसे कि कितनी होगी, यहाँ पर एच टी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। देखो सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिक बेसिक से है, लेकिन वो सारे के सारे लॉजिक आपको याद होने चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इनको सॉल्व जरूर किया करो, इनमें आपको बोरियत बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो क्या बोला गया है कि एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम इन विच एबी इज पैरेलल टू डीसी, यानी एबी डीसी के पैरेलल है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। और यहां पर एक कंडीशन दी गई है कि 2ab की जो वैल्यू है वो 3dc के बराबर है। अगर यहां से हम ab से dc का रेशियो निकालें तो क्या निकलेगा, 2 रेशियो, क्या निकलेगा, ab 3:2, कितना निकलेगा, 3:2। आपको यहां पर दिया गया है कि द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ओ पॉइंट पर जो आपका ABCD ट्रेपेजियम है उसके जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो O पर क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB टू दैट ऑफ ट्रायंगल DOC। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर देते 9:4, लेकिन कैसे उसको देखो। उसने कहा है कि एक क्या है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नाम है एबीसीडी। उसने कहा है कि AB और CD एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो उसने कहा है कि AB और DC का रेशियो क्या है, AB आपकी 3 और DC आपकी 2। आगे उसने कहा है कि इसके विकर्ण क्या है, AC और BD, ये हो गया AC, ठीक है, दूसरा ये हो गया आपका BD, ठीक है, ये एक दूसरे को कहां पर, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखो हम उसने क्या कहा, उसने कहा है कि ट्रायंगल AOB यानी इसका रेशियो और आपको ट्रायंगल DOC इसका, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर AOB
और ट्रायंगल DOC, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं कि नहीं? ये ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं कि नहीं? अगर ये सिमिलर हैं, अगर ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो इनका एरिया अगर आपको निकालना है तो इनका एरिया क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। यहाँ देखो ये दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट है, संगत कोण है, तो इसके सामने क्या है 3, इसके सामने क्या है 2, एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया 4, इसका एरिया 9। आपको AOB का एरिया से रेशियो निकालना है DOC कितना 4, तो क्या हो जाएगा 9:4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगर जिसने कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं या उसने नहीं प्रैक्टिस की है, ना रिवीजन किया है, तो उसको ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल लग रहे होंगे, लेकिन जिसने रिवीजन किया है उसको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहे होंगे। क्लियर है? ठीक है। आप तो ऐसे भी देख सकते हो कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी मुझे जितने अच्छे से जितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल रहा है, मैं उसका बहुत अच्छे से यूज करके आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने बिजी होने के बाद, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद, मैं अपने आप को ना देख के आपके हर एक कंटेंट पर बहुत अच्छे से मेहनत करके आपको वो सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आपका सपना पूरा हो जाए, आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएं। और आप है कि मेहनत करने में क्या कर रहे हो? कमी कर रहे हो। अगर आपकी मेहनत कम होती तो हमारी मेहनत ऑटोमेटिकली कम हो जाती। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे पढ़ने में तो मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा आपको पढ़ाने में। बेसिक सी बात है। ठीक है, तो मेहनत से पढ़ो। यहां देखो ये आ जाएगा, यहां क्या बोला गया? ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD। एक ट्रेपेजियम है, सीधा सीधा जो बोले उसको तुरंत करने लगो। ABCD उसने कहा एक ट्रेपेजियम है, इसमें क्या है कि AB पैरेलल CD है। ABCD देखो एक ट्रेपेजियम हो गया, और यहां पर देखो AB जो पैरेलल है वो CD हो गया। यहाँ AB से CD का रेशियो क्या निकलेगा? AB से CD का जो रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा? 4:1। यहाँ देखो AB आपकी 4 हो जाएगी, ये आपकी 1 हो जाएगी। कहां से? वो क्वेश्चन में दिया गया है। आगे देखो, द डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट एट O। इसके जो डायगोनल्स हैं वो ट्रेपेजियम के, वो एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट O पर। ठीक है, यहां देखो ये पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया? आपका O हो गया। आगे देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB? DCB यानी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का सम निकालोगे तो क्या होगा? DCB। और ट्रायंगल कौन सा? ABO यानी इसका। देखो आपको रेशियो समझ में आ गया कौन से ट्रायंगल का ये आपको कंप्लीट ए ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इनका एरिया का रेशियो आपको फाइंड करना है। समझ में आ गया? अब बात करेंगे कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ABO का एरिया क्या हो जाएगा? यहां से G वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के कैसे हैं? सिमिलर। तो इनका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 16। क्लियर है? क्लियर है? मैंने ट्रेपेजियम में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आप लोग तो भूल गए होंगे, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ऐसे यहां देखो, मैंने कहा था कि अगर कोई ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम के आपको विकर्ण दिए गए हैं, तो मैंने आपको जब ट्रेपेजियम का बेसिक बताया था तो मैंने कहा था कि जो पैरेलल लाइन होती हैं उनसे जो ट्रायंगल बनते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। साथ ही जो अनपैरेलल लाइन होती है, जो असमांतर भुजाएं होती हैं, उन पर जो ट्रायंगल बनते हैं, जैसे एक ट्रायंगल ए और एक ट्रायंगल ए, ये दोनों जो ट्रायंगल होते हैं ना तो ये सिमिलर होते हैं ना ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन इनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। और इनका जो एरिया होता है वो कैसे निकलता है? इनका जो एरिया होता है वो कैसे निकलता है? तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर इसका एरिया A है, इसका एरिया B है, तो इसका एरिया क्या होगा? √AB। इसका भी एरिया क्या होगा? √AB। ये मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, विद प्रूफ के साथ आपको बताया भी था। उम्मीद है बहुत अच्छे से याद भी होगा आपको। यहां देखो, आपको यहां पर DCB का एरिया फाइंड करना है, तो आपको इसका एरिया तो मिल गया कितना? 1। अगर आपको इसका एरिया पता चल जाए
तो आपको DCB का एरिया मिल जाएगा कि मिल जाएगा। अभी कैसे निकलेगा, ए निकलेगा, देखो इसका एरिया 1 और इसका एरिया 16, तो क्या हो जाएगा रूट AB, यानी कि 1 गुणे 16, ये भी हो जाएगा रूट 1 गुणे 16, यानी कितना हो जाएगा 4, इसका भी एरिया 4, इसका भी एरिया 4। तो यहां से देखो अब आपको जो निकालना है उस पर बात करो। आपको एरिया DCB 4 और 1 5 रेशियो, एरिया क्या है आपका ABO, ये आपका वो है, तो क्या हो जाएगा आपका 16, तो आंसर आ जाएगा आपका 5:16, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? यहां आपको थोड़ी भी अगर कंफ्यूजन है तो उसका केवल और केवल एक ही रीजन है कि आपका रिवीजन बहुत कमजोर है, आपका रिवीजन बहुत कमजोर है। आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट का प्रूफ पढ़ना है, हर एक कॉन्सेप्ट को याद भी रखना है, तब जाके आप जियोमेट्री को कंप्लीट कर सकते हो। नहीं तो आप केवल जियोमेट्री के हर एक सेशन को देखकर अगर सोचो कि मैंने जियोमेट्री के हर एक कॉन्सेप्ट को देख लिया है तो आपका जियोमेट्री टॉपिक मजबूत हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि आप समझ सकते हो कि जियोमेट्री जो मैथ है सबसे लेंथी टॉपिक है। आप यहां भी कह सकते हो कि ये जो मैथ एडवांस मैथ होता है, जो आपका एडवांस मैथ होता है, ये एडवांस मैथ का 40% होता है। अगर आपने जियोमेट्री को कंप्लीट कर लिया तो एडवांस मैथ का आपने 40% कंप्लीट कर लिया, ये बिल्कुल 100% सही है। तो आपको जियोमेट्री में अपने पूरे टाइम का 40% तो देना ही पड़ेगा। अगर आप यहां पर एक कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हो तो इसके लिए 8 महीने आपको लगेंगे, और 8 महीने का 40% जैसे ही आप निकालोगे तो आप यहां से देखोगे कम से कम आपको 3 से 4 महीने आपको केवल और केवल जियोमेट्री को ही देने पड़ेंगे। कितना हो जाएगा यहां पर 3, लगभग आपको 3 महीने का टाइम किसमें देना पड़ेगा, आपको जियोमेट्री के टाइम में 3 महीने का टाइम आपको जियोमेट्री के लिए निकालना पड़ेगा। जब आप 3 महीने में सेशन को कंप्लीट करोगे फिर उसके बाद रिवीजन करोगे तो आपके 6 महीने हो जाएंगे, और यहां पर होता है टाइम वेस्ट। तो आप एक बार में ही कंप्लीट सेशन को देखो, उसका रिवीजन करो, उसको बहुत अच्छे से नोट करो, उसके हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो एक ही बार में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो देखो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। आपको ABCD का एरिया फाइंड करना है, ये 9 है, ये 25 है, 25 नंबर क्या हो जाएगा 125, तो इसका एरिया भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। कंप्लीट ABCD का एरिया क्या हो जाएगा 15 15 30 और 25 9 34, 34 और 30 कितना हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखो इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, आप देखते ही सॉल्व कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा उसने। यहां देखो, यहां उसने कहा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज। याद है कॉन्सेप्ट समांतर चतुर्भुज क्या होता है। यहां पर उसने कहा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम एज सो इच फिगर एरिया DOE कितना है 7। डायग्राम दिख रहा है ना, एरिया कितना है 7, ये हो गया आपका 7। आगे देखो एरिया AOB 63, ये आपका हो गया 63। आगे देखो देन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपको इस कंप्लीट पैरेललोग्राम ABCD का एरिया फाइंड करना है। यहां पर आपको 2 कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए थे कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो इस एरिया को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है। क्या कहता है, इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे, अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया 1 है। अब वो कैसे कहता है, वो आपको पैरेललोग्राम वाले टॉपिक में जाना है, उसको बहुत अच्छे से देखना है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो ABCD यहां पर क्या है, एक पैरेललोग्राम, यानी कि आपका समांतर चतुर्भुज। BD आपका डायगोनल है, ये आपका 63 है। अगर आपको इसकी वैल्यू पता चल जाए
इसकी वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो आप क्या कहोगे कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया जो निकलेगा, इसका सम जो निकलेगा, उसको क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, तो आपको ABCD जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया फाइंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से जैसे ही आप देखोगे तो क्या आपको एक ट्रेपेजियम नजर नहीं आया? यहाँ देखो, ये आपका एक ट्रेपेजियम नहीं बन रहा, ये आपका ट्रेपेजियम बन रहा है कि नहीं बन रहा? क्योंकि DC अगर AB के पैरेलल है तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि DE आपकी AB के पैरेलल है। और अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटर बने जिसमें एक पेयर पैरेलल हो जाए और एक पेयर अनपैरेलल हो जाए तो वो क्या बनता है आपका ट्रेपेजियम। ये AE और BD आपके डायगोनल हो जाएंगे। अगर इसका एरिया 7, इसका 63, तो इसका एरिया क्या होगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 63 गुणे 9, 7 9 63, इसमें 7 क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 7, इसमें 7, इसमें 7, तो 7 1 और 9 का 3 यानी 21, क्या निकलेगा, इसका एरिया 21 और इसका भी एरिया 21। अब आपको जो निकालना था उस पर काम कर लेंगे। आप देखो 63 और 21 कितना हो जाएगा, 84। लेकिन 84 जल्दबाजी में टिक नहीं करना है, आपको कंप्लीट ABCD का एरिया बताना है, यानी इसको दोगुना करना पड़ेगा, क्योंकि BD क्या है, डायगोनल किसका, समांतर चतुर्भुज का, तो क्या हो जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े? दिक्कत तो देखो उसी को होगी जो नहीं पढ़ेगा, उसको तो बिल्कुल दिक्कत हो ही नहीं सकती है जो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो बहुत एक एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पे लॉजिक लगा दिया है यहाँ पर, देखो कैसे। उसने कहा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, E is a point on side AB such that diagonal BD and CE intersect each other at point O। ठीक है, यहाँ उसने कहा है कि एक पैरेललोग्राम है, ये बन गया आपका एक पैरेललोग्राम। ध्यान से देखना, इस पैरेललोग्राम का नाम हो गया आपका ABCD। क्या हो गया, ABCD। यहाँ उसने कहा है कि AB पर कोई पॉइंट E है, यहां मैंने AB पर कोई पॉइंट E ले लिया, ए ले लिया मैंने E। ठीक है, तो वो कहता है कि इस पैरेललोग्राम का डायगोनल कौन सा, BD, ये BD डायगोनल हो गया। साथ ही आपका जो क्या है CE, ये आपका क्या है CE, ये CE क्या है आपका, एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट पर आपको दिया गया है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, इसका एरिया कितना दिया है 15, इसका एरिया कितना दिया है 15। आगे देखो, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना है EOC, EO, यहां पर देखो, यहां पर सॉरी क्या है, ट्रायंगल एरिया ऑफ AEOC, AEOD कंप्लीट, इसका एरिया कितना है 31, कितना है 31। आगे आपसे कहा है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, इस कंप्लीट पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। कैसे करोगे, मैंने बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि जब भी ऐसे डायग्राम दिखाई दें, और ये बहुत पॉपुलर डायग्राम है, इसी से आपको क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेंगे, बहुत ध्यान से समझना। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, यहाँ देखो, अगर हम इस D को और E को मिला दें, D और E को मिला दें, तो यहां से आपको कुछ समझ में आया, अगर आप D और E को मिलाओगे तो कुछ समझ में आया कि आपका DEBC एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। ये आपकी BE पैरेलल आपकी CD हो जाएगी। अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरा AEOD 31 था, अगर ये 15 हो गया तो अभी क्या बचेगा आपका 16, बचेगा कि नहीं बचेगा। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखो, मान लीजिए इसका एरिया X है, इसका एरिया Y है, तो क्या यहां से आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको यहां से X की वैल्यू पता चल जाए तो आपका BD इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तो आपका जो एरिया इस तरफ का होगा सेम वही एरिया इस तरफ का होगा, यानी डबल कर दोगे। तो यहां से देखो पहली कंडीशन तो क्या होगी, X
बाई की जो x इंटू बाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 225, क्योंकि आपका x इंटू बाई किसके बराबर होगा 15 के स्क्वायर के बराबर है। कौन से कॉन्सेप्ट से, जो यहाँ पर देखो यहाँ पर लगा है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से, देखो इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है ठीक है। दूसरा आपका जो डी सी बी का एरिया है वही सेम डी ए बी का एरिया है, यानी आप कह सकते हो 15 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 16 और 15 31 प्लस 22 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ x माइनस 22 31 से 15 जाएंगे 16, यानी x माइनस 22 बराबर क्या हो जाएगा 16। अब यहां पर एक तरीका तो क्या है, इसका क्या बना लो, क्वाड्रिक इक्वेशन बना लो के सॉल्व कर लो, या आप इसमें कोई नंबर ऐसे सेटिस्फाई करो कि जो आपका इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आप क्या दो नंबर ऐसे बता सकते हो जिनका मल्टीप्लाई करने पर 225 आ जाए और उनके बीच का डिफरेंस 16 रहे। तो मुझे तो तुरंत आ गया 25 नंबर 225, 25 और 16 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 25 और 9 का जो डिफरेंस है वो 16 है, और 25 और 9 का बड़ा करते हैं तो 225, यानी x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 25 और 15 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 40, और कंप्लीट इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा 80, 40 दूना 80। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। ए टाइप बहुत पॉपुलर है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, अगर समझ में नहीं आए तो सेशन को दोबारा करके देखना, पीछे करके देखना, बहुत अच्छे से समझना, क्लियर कर लेना। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से आगे जो क्वेश्चन है वो नए लेवल के क्वेश्चन क्रिएट किए हैं मैंने कि आगे कैसे क्वेश्चन क्रिएट होंगे, तो वो क्वेश्चन अपन कल प्रैक्टिस करेंगे और कंप्लीट जो ट्रेपेजियम है उसको फिनिश करके परसों से सर्कल को स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से सर्कल को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद ज्योमेट्री फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद इसका रिवीजन भी करना है। और देखो रिवीजन ध्यान से करो, मेहनत से करो, क्योंकि आप देख रहे हो तबीयत खराब होने के बाद भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उसको देखो, ध्यान रखो, मेहनत करो, क्योंकि ये सारी की सारी मेहनत आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए की जा रही है, आपके माँ बाप के जो सपने हैं, जो उम्मीद है उसके लिए की जा रही है। तो आप अपने माँ बाप के सपने और उम्मीदों को कभी मत तोड़ना, क्योंकि आपके लिए जो उम्मीद कर सकता है, जो आपके लिए सबसे अच्छा सोच सकता है, वो आपके केवल माँ और बाप, इसके अलावा आपके लिए कोई अच्छा नहीं सोचेगा। तो मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, शानदार तरीके से पढ़ो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। आज के सेशन में अगर आपको कोई डाउट आए तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से रिवीजन करें, मेहनत करते रहे, ठीक है, और शानदार तरीके से पढ़ें। कोई ना डिमोटिवेशन अपने अंदर, ना फ्रस्ट्रेशन, बहुत अच्छे से मेहनत करो, ये सारी चीजें निगलेक्ट हो जाएंगी, बहुत अच्छे से आप आगे निकल जाओगे, एक टॉप लेवल पर पहुंच जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उम्मीद के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।